नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। आज बृहस्पतिवार है और वो दिन जिस दिन हम आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जितनी क्वेरीज होती हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे हमेशा की तरह गेस्ट हैं ओमकेश्वर सिंह साहब। आप rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के CEO हैं। ओमकेश्वर जी, स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं और जितना जल्दी हम लोग जवाब दे पाएंगे उतने ही प्रश्न हम संभाल पाएंगे। रविशंकर साहब हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। आप 3 से 5 साल की अवधि के लिए कुछ SIPs शुरू करना चाहते हैं। बताइए, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और क्या आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है? मेरा 80,000 तक का अमाउंट है जो मैं सिप में करना चाहता हूँ, सिप के माध्यम से, और जिसमें लिमिट है, टाइम होराइजन जो है 3 से 5 साल है। चलिए, 15,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं हर महीना और लगभग 3 से 5 साल आप अवधि रखते हैं। क्या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या ये आपका किसी बिजनेस से पैसा आता हुआ दिख रहा है आपको? ना, सैलराइज पर्सन। चलिए, ओमकेश्वर सिंह साहब, 15,000 रुपए का इन्वेस्टेबल अमाउंट लगभग 3 साल तक, बताइए क्या राय है आपकी? जी, ये 3 से 5 साल के लिए इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा या तो मल्टी कैप में लगा लें या फिर लार्ज कैप में लगा लें, या फिर हाइब्रिड भी ये देख सकते हैं बैलेंस्ड का, क्योंकि होराइजन 3 साल का, कम होराइजन 3 साल का रहेगा तो वो बैलेंस्ड बेटर रहेगा। अगर थोड़ा लंबा 3 से 5 साल का रहेगा तो वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड यानी कि मल्टी कैप या लार्ज कैप में लगा सकते हैं। तो कुछ फंड जो मल्टी कैप में अवेलेबल हैं वो है मोतीलाल ओसवाल 35 JM मल्टी कैप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, UTI इक्विटी फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप, कैनरा रेवेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड। सिमिलरली लार्ज कैप में एक्सेस ब्लू चिप है, कैनरा रेवेको ब्लू चिप है, LIC लार्ज कैप है, मिराइल एसेट लार्ज कैप है और UTI मास्टर शेयर। अगर 3 साल के लिए ये देख रहे हैं तो फिर ये वो हाइब्रिड में बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं। उसमें यूनियन बैलेंस एडवांटेज है, सुंदरम बैलेंस एडवांटेज है, टाटा बैलेंस एडवांटेज है, आदित्य ABSL बैलेंस एडवांटेज और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज। तो ये 3 कैटेगरी के अच्छे स्कीम्स हैं, उसके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। जी, तो शंकर साहब, ऐसा है कि ये जो फंड्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये हमारे ट्विटर हैंडल पर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, मेरे और CNBC आवाज के। तो आप जरा उधर ध्यान दे लीजिएगा। आपको कुल मिला के काफी सारे फंड्स की चॉइस है और एक फंड आप यहां से चूज कर सकते हैं अपने मंथली निवेश 15,000 के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तसल्लीपूर्वक जवाब मिला होगा। अब बारी है श्री AK हसीजा साहब की। आप बिल्कुल बराबर वाले शहर गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। हसीजा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर और मार्केट्स टुडे पर। बताइए, आपका क्या प्रश्न है? आप सरकारी नौकरी में हैं और आप मेडिकली इंश्योर्ड हैं सरकार से, तो कम से कम वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। जी सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सर, प्रश्न मैं पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए हसीजा जी। जी सर, मैं 50,000 रुपए हर महीने एक्सिस बैंक एंड बैंकिंग एंड PSU फंड में लगाना चाह रहा हूँ 7 साल तक के लिए, ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस मेरे पास हो जाए। अच्छा, तो आप ये जानना चाह रहे हैं जी, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये फंड की चॉइस ठीक है या नहीं, और आप क्या कॉर्पस चाहते हैं और क्या रिटर्न की उम्मीद रखते हैं? सर, 9 से 11% के रिटर्न की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा 7 साल में। जी जी, चलिए। तो ओमकेश्वर सिंह साहब, लगभग 50,000 रुपए महीना और 9 से 11% की उम्मीद है रिटर्न की अगले 7 साल में। क्या राय है आपकी? जी, अगर इस टाइप का, चूंकि इनका 7 साल का होराइजन रहेगा रिटायरमेंट से पहले, तो अगर अभी आप ध्यान दो तो जो इंटरेस्ट रेट रेजिम है वो काफी नीचे जा रहा है, तो इसलिए उस पर उतना रिटर्न बनना काफी डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए बेटर ये रहेगा कि वो हाइब्रिड
हाइब्रिड को में वो जाए, जहां पर डेट के साथ साथ उनको इक्विटी का भी अवेलेबल रहेगा थोड़ा सा, तो इससे जो उनका रिटर्न है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। तो इसलिए वो चाहे तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, टाटा बैलेंस एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज, इसमें ये 20,000, 15,000 और 15,000 लगा सकते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा है कि नहीं, उनको डेट में ही प्रेफरेंस है और डेट के अलावा वो बैंकिंग पीएसयू छोड़ के बाकी जगह नहीं लगाएंगे, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि बैंकिंग एंड पीएसयू से भी बेटर साथ साथ वो जो है उसको डाइवर्सिफाई करके एक बैंकिंग एंड पीएसयू में, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में और तीसरा गिल्ड फंड में लगा दे। तो उसके लिए वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, या फिर आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, तो ये अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिटर्न्स थोड़ा बेटर रहेंगे कंपेयर टू ओनली बैंकिंग एंड पीएसयू, जो कि वो सोच रहे हैं, जो उन्होंने चूज किया है एक्सेस बैंकिंग एंड पीएसयू, उससे बेटर स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कर रहे हैं। जी जी, तो ऐसा है सर कि आपको कुछ तो इक्विटी एक्सपोजर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट रिजीम है वो आपको कम की तरफ आती हुई दिखेगी। जो आप फिक्स डिपॉजिट आजकल बैंक्स में कर रहे हैं वहाँ पे 4.5 से 5, 5.25% रिटर्न मिल रहा है, तो वो एक दिक्कत का समय है। तो अगर आप पूरा पैसा एक डेट फंड में लगाएंगे तो वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा जितने की आपको उम्मीद है, 9 से 11%। इसलिए हल्का सा इक्विटी एक्सपोजर लीजिए और जो फंड्स आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट किए हैं उनमें जो आपकी चॉइस हो हसीजा साहब, वो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन सब के नाम आपको हमारी ट्विटर हैंडल पर थोड़ी ही देर में आपके नाम सहित मिलते हुए दिखेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको अपने इस जवाब से तसल्ली हुई होगी। बंबई की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं जिनका प्रश्न इन्वेस्टमेंट्स को लेके है। आशीष जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है और क्या समस्या का हल ढूंढ रहे हैं आप? सर नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ आशीष जी बोलिए, आपको टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करने का इच्छा है? हाँ सर, टैक्स सेविंग फंड देख रहा हूँ। आज मेरी एज 25 ईयर्स है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग है मेरी। जी, और कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं? सर 15 to 20,000 पर मंथ। चलिए आशीष जी, बहुत अच्छा आपने कॉर्पस चूज किया है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, जो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है अपने एनुअल सैलरी में, वो आपको ठीक ठाक तरीके से मिलता हुआ दिखेगा। लगभग 1.5 लाख रुपए आप वहां बचा सकते हैं। अब रही चॉइस, कौन कौन से फंड्स आपको पसंद करने चाहिए, वो आपको बताएंगे ओमकेश्वर जी। जी, आशीष जी ने काफी अच्छा चॉइस किया है। ईएलएसएस जनरली लोग सोचते हैं कि केवल टैक्स बचाने के काम आता है, लेकिन एक्चुअली ईएलएसएस से टैक्स के साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट होता है, क्योंकि ईएलएसएस में 80% तक जो इन्वेस्टमेंट होता है कॉर्पस का इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ईएलएसएस नॉट ओनली टैक्स सेविंग बट ऑल्सो वेल्थ क्रिएशन टूल होता है। तो इसके लिए इनका चॉइस बहुत अच्छा है। तो जो स्कीम्स जो अवेलेबल है, जो काफी अच्छा है ईएलएसएस के रूप से, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी, जेएम टैक्स गेन फंड है, और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। ये कुछ टॉप रेटेड फंड्स हैं जो कि क्वालिटी भी अच्छा है और उनका मतलब उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छा है, और अभी जिस भाव में अवेलेबल है वो भी काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छा है। तो ये इनमें से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या तो 2-3 में लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से जो भी उनको पसंद आए इसमें, ये चारों में से किसी में लगा सकते हैं। जी आशीष जी, बस एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी टैक्स सेविंग फंड्स हैं इनमें आपको 3 साल का लॉक इन रखना पड़ता है पैसा, क्योंकि उसी वजह से आपको जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है वही एक कारण है कि ये लॉक इन में रहेंगे आपके पैसे। तो आप इस सोच पे पैसा लगाएं कि जो आप पैसा आज लगा रहे हैं वो आपको 36 महीने के बाद मिलेगा, और इसी तरीके से जैसे जैसे आप हर महीने पैसा लगाते रहेंगे तो वो आंकड़ा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। चॉइस आपके सामने है, और इन फंड्स का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर आपको थोड़ी ही देर में आपके नाम सहित मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। अगली बारी है रमन जी की, हमारे साथ नोएडा से ही जुड़ रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आप एक
3 करोड़ का कॉर्पस चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और बचे हुए 12 साल में आप चाहते हैं कि ये पैसा जमा हो जाए। रमन जी, स्वागत है आपका। ओमकेश्वर जी से अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। नमस्कार ओमकांत जी, मैं रमन बोल रहा हूँ। मेरे को अभी 24 इयर्स का हूँ और 58 इयर्स में रिटायरमेंट है। मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ और अभी एट मंथली अराउंड 2 इयर्स से 25,000 फोर फंड में डिपॉजिट कर रहा हूँ सिप के जरिए। ये है रिलायंस ग्रोथ फंड, L&T इंडिया वैल्यू फंड और and 2 other funds written over there। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 डॉटर हैं, अभी 6 इयर्स की और एक 3 इयर्स की। तो हमारे 15 इयर्स के बाद मेरे को चाहिए 1 करोड़ 1 डॉटर के लिए और 1 करोड़ सेकंड डॉटर के लिए, 1 करोड़ फॉर रिटायरमेंट, एंड दिस इज फॉर माय इन्वेस्टमेंट। So how can I accumulate, and if there is any shortage in this fund for investment, so how can I do further? हेलो, अगर आपका टाइम मैं ये होराइजन सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं। ओमकेश्वर जी, जरा सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। 25,000 रुपए पर महीना रमन जी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 फंड्स में। वो चाहते हैं कि 14 साल बाद उनके पास 3 करोड़ का कॉर्पस हो, और वो आपकी राय जानना चाहते हैं कि कहां कहां इन्वेस्ट करें और कितना पैसा उनको लगाना पड़ेगा फिलहाल। मोटा मोटा प्रश्न ये है जी। तो अगर 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आज से 14-15 साल में या 12 से 15 साल में, तो इनको कम से कम 60,000 रुपए पर महीने का SIP करना पड़ेगा। और जो 60 महीने का जो SIP करना होगा, उसमें से जो फंड्स जो उनको देखने पड़ेंगे वो मल्टी कैप में है, फोकस्ड में है। इसमें अगर वो ध्यान देंगे तो उनका जो क्रिएशन है, जो कॉर्पस क्रिएशन है, वो होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मल्टी कैप में जो फंड्स हैं वो मोतीलाल ओसवाल JM मल्टी कैप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म, UTI इक्विटी फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप एंड कैनरा रैबको इक्विटी मल्टी कैप। सिमिलरली फोकस्ड में ये एक्सेस फोकस्ड, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड, SBI फोकस्ड इक्विटी, मिराय एसेट फोकस्ड इक्विटी एंड कोटक फोकस्ड इक्विटी। ये दोनों में वो करेंगे। जो अभी इनके पास जो अभी उन्होंने लेकर के रखा हुआ है, उसमें बिरला MNC और मिराय लार्ज कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो 2 हैं उसको वो चेंज कर करके ये 2 मल्टी कैप या फोकस्ड में वो एक फंड चूज कर करके, और टोटल जो अमाउंट है वो 60,000 SIP पर मंथ का उनको लगाना पड़ेगा। यानी कि 15,000 ये चारों स्कीम में लगाएंगे तो वो उतना कॉर्पस होने का चांस रहेगा। तो रमन जी, ऐसा है, आपने हमें 4 फंड्स भेजे हैं। उनमें से ओमकेश्वर सिंह जी की राय है कि बिरला सन लाइफ MNC और मिराय लार्ज कैप फंड में आप बरकरार रहें। बाकी जो 2 फंड्स हैं उनको बेच दें, और जो आपको चॉइस मिली है उनमें से आप एक चूज कर सकते हैं। अब रही बात 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने की, तो वो आपको अमाउंट बढ़ाकर 60,000 रुपए करना पड़ेगा अगर आप अगले 14 वर्ष में 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहते हैं कि आपके पास हो। इन फंड्स के नाम हम थोड़ी देर में अपनी वेबसाइट पर लोड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जवाब संतोषजनक लगा होगा। हमारे अगले कॉलर हैं मुकेश पतंगिया साहब, इंदौर से। मुकेश जी, स्वागत है आपका। आपने DSP के AMC के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है SIP के तौर से। बताइए क्या आपका प्रश्न है और क्या आप चाहते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये था, DSP टॉप 100 में मैं 1,000 रुपीज़ पर मंथ लगाता हूँ, तो अभी 4 साल तो हो गए सर, तो अभी उसको कंटिन्यू रखूँ कि उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए सर, ये पूछना। चलिए, तो 4 साल से DSP टॉप 100 में आप 1,000 रुपए का SIP लगा रहे हैं। ओमकेश्वर जी, क्या ये फंड ठीक है या आप राय देंगे कि स्विच किया जाए यहाँ से? जी, इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफी अच्छा क्वालिटी के लार्ज कैप फंड्स अवेलेबल है। एक लार्ज कैप फंड है, तो जो लार्ज कैप फंड है उसमें आप देख सकते हो एक्सेस ब्लू चिप हो गया, फिर कैनरा रैबको ब्लू चिप हो गया, फिर LIC MF लार्ज कैप हो गया, या मिराय एसेट लार्ज कैप हो गया, या UTI मास्टर शेयर। ये मच बेटर स्कीम से क्वालिटी के वाइज भी और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके हिसाब से भी।
तो उस जो अभी वो उनका जो होल्डिंग है उसको वो चेंज कर करके इन 5 में से किसी के में भी वो चालू कर सकते हैं। चलिए, आपका प्रश्न तो बहुत आसान था। आपके लिए एक स्विच रेकमेंड किया है और 5 फंड्स की चॉइस है। तो आप डीएसपी टॉप 100 में से पैसा निकालकर इन 4 में से या 5 में से किसी एक फंड को भी चूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जवाब पसंद आया होगा। चलिए, अब हम लोग पहुंचते हैं नासिक। वहां से अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ज़रा बैलेंस्ड और फिक्स्ड इनकम की तरफ अपना रुझान रखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया डेट फंड होगा। अविनाश जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न आप ओमकेश्वर जी से पूछिए। अविनाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। हेलो जी हाँ अविनाश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर जी से। हाँ सर, मैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो लिक्विड फंड है उसमें यदि आपने डेट फंड में उसमें से कौन सा जो अच्छा फंड है जिसमें मेरा पैसा सिक्योर है और मुझे जब चाहे मैं उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर सकूं। अविनाश जी, आप कितना पैसा लगाना चाह रहे हैं? नियर अबाउट 4 to 5 lakhs शॉर्ट टर्म के लिए सर। अच्छा, चलिए। जी हाँ, चलिए, बिल्कुल सेफ्टी आपको चाहिए और 4 से 5 लाख का कॉर्पस है जहां पर वो कभी भी पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं या एकदम उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओमकेश्वर जी, कौन कौन से फंड्स आप सजेस्ट करेंगे? जी, तो इसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं जो कि 3 से 6 महीने के लिए हैं, या फिर लो ड्यूरेशन फंड है जो 6 से 12 महीने के लिए, या फिर मनी मार्केट है 1 साल के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म जो कि 1 से 3 साल तक। लिक्विड में चूंकि अभी क्या हो गया है कि 7 दिन तक अगर आप निकलते हो तो आपको एग्जिट लोड लगता है, तो इसलिए तो उसको इंक्लूड नहीं किया है। उसके अलावा ये जितने भी फंड्स हैं जैसे कि एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ग्रोथ, निपन इंडिया लो ड्यूरेशन ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर ग्रोथ, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये किसी में भी लगा सकते हो और ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इन स्कीम्स का, और ये पैसा कभी भी चाहे तो निकाल सकते हैं। उनको T+1 पे उनको वो पैसा मिल जाएगा। जी, ओमकेश्वर जी, एक बात मैं और अपने दर्शकों के लिए जानना चाह रहा था आपसे। ये पैसा तो अल्ट्रा सेफ है ही, क्योंकि यहाँ पर पैसा जो लगाया जाता है AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है। क्या इन फंड्स का जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है लिक्विड फंड्स का, क्या वो फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर है जहाँ पर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में लगभग 33% टैक्स देते हैं? जी, तो इसमें अगर इसको हम देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो अगर ये थोड़े दिन के लिए रखें शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन लगेगा वो सेम ही ट्रीट होगा, तो टैक्स के हिसाब से सेम लगेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो इस पर टैक्स के हिसाब से बेटर रहता है डेट फंड्स में। जी, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अगर आप बॉन्ड फंड इन्वेस्टमेंट्स पे देते हैं तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है शायद। जी, 20% लगेगा, उसके हिसाब से फिर आपको इंडेक्सेशन कर लगेगा। जबकि शॉर्ट टर्म में जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स जो कैटेगरी है उसी हिसाब से आपको लग जाता है डेट फंड्स में। चलिए, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अविनाश जी कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा ना रखना चाहें क्योंकि वहाँ का टैक्स ट्रीटमेंट ज़रा घातक होता है आपके रिटर्न्स के लिए, तो आप इन बॉन्ड फंड्स को देख सकते हैं जहाँ पर पैसा अल्ट्रा सेफ रहता है, और अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले और बेहतरीन होता है। यहाँ पर ओमकेश्वर जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जुड़ते हैं और एक से एक बेहतरीन और एक से एक बड़े इन्वेस्टमेंट आइडियाज म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज और मार्केट्स टुडे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर। ओमकेश्वर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप rankmf.com म्यूचुअल फंड वेबसाइट के CEO हैं और लगभग 2 दशक से म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमारे अगले कॉलर हैं प्रतीक पाटिल साहब। आप महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका।
बताइए कितना कॉर्पस आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या अवधि है आपके मन में? नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन था, हम जब भी फंड सेलेक्ट कर दे तो कौन से पैरामीटर देखने चाहिए, और मुझे पर मंथ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है फॉर 15 ईयर्स। चलिए, तो कॉर्पस आपका है 5,000 रुपये महीना और 15 साल है आपकी अवधि, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। प्रतीक जी, आपकी उम्र क्या है? 27। चलिए, 27 साल के हैं और आपका लंबी अवधि का दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ओमकेश्वर जी बताइए, कौन सा फंड आप सजेस्ट करेंगे प्रतीक जी के लिए? जी, प्रतीक जी के लिए इनके एज को देखते हुए इनको हम फोकस फंड, एक्सचेंज फोकस 25 इनको रिकमेंड करेंगे, जिसमें वो पैसा 5,000 लगा सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे अगर इनके पास और सरप्लस मनी होते जाएगा जो महीने में लगा सकते हैं, तो फिर जो मल्टी कैप फंड्स जो हम लोगों ने बोला उसमें वो लगा सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, या फिर यूटीआई इक्विटी हो गया, या फिर पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी हो गया। तो ये सब में वो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 5,000 के लिए वो करना चाहते हैं तो वो एक्सचेंज 25 में, फोकस 25 में लगा सकते हैं। जहाँ तक उनके दूसरे क्वेश्चन का था कि मतलब वो चॉइस कैसे करें कि कौन सा फंड सही है, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है और ज़्यादातर रिटेल निवेशक यहीं पर थोड़ा सा ये मात खा जाते हैं। तो अभी होता क्या है, जो अभी चलन जो आज तक रहा है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखो, उसके हिसाब से आप करो, आप ब्रांड नेम देखो, आप बड़े बड़े नाम देखो, उसके हिसाब से काम करो। तो उससे बेहतर ये होता है कि अगर आपको फंड चूज करना है तो आप ऐसा करो कि पहले आप फंड का क्वालिटी देखो। क्वालिटी से आपको पता चलेगा कि फंड सही है या नहीं है। एक बार आपको क्वालिटी पता चल जाता है तो फिर उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि जो क्वालिटी है वो किस भाव में अवेलेबल है। तो जो नैव जो अवेलेबल है वो नैव रिजनेबल है कि नहीं है, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड, अगर नॉर्मल वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूड रहेगा तो आपको पैसा बनाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद इससे आपको ये पता चलता है कि समय सही है कि नहीं। तो पहला क्वालिटी देखकर आपको पता चलता है कि फंड सही है कि या नहीं। दूसरा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख के पता चलता है कि टाइम सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर आप देखो कि ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसा है, उसका कोरिलेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका पोर्टफोलियो का कैसा है। उसके हिसाब से रिस्क टॉलरेंस पता चलता है। वो टॉलरेंस से पता चलता है, जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 के समय में ऐसा हुआ है कि काफी मार्केट नीचे गया। मार्केट नीचे जाने के कारण आपको ये देखना पड़ेगा, क्वालिटी पोर्टफोलियो रहता है तो गिरता तो सबको ये, लेकिन क्वालिटी रहता है तो फिर वो जल्दी बाउंस बैक करता है। तो स्ट्रेंथ देखना काफी जरूरी होता है। और उसके बाद फिर आप देखो ये कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर लोग कॉस्ट को पहले देखते हैं और क्वालिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बाद में देखते हैं। कॉस्ट इज नॉट अ प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी कंसिडरेशन होता है। सेकेंडरी कंसिडरेशन को प्राइमरी बना करके कभी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन ना करें। और आप एक ध्यान रखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से मिलो जो कि आपको, और ये क्वेश्चंस आप उससे पूछना जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं कि ये इसका क्वालिटी कैसा है, इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसा है, और ये किस भाव में अवेलेबल है, और मेरे को बताओ। और पास्ट परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली इग्नोर करके मेरे को समझाइए कि ये कैसा है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो आज अवेलेबल है वही पोर्टफोलियो मेरे को पैसा देने वाला है। पास्ट का जो भी था वो ऑलरेडी नैब में बिल्ट इन हो चुका है, इसलिए उसको देखने का कोई मतलब नहीं होता। जी चलिए, फिलहाल तो समय हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन सवालों का जो सिलसिला है वो हमेशा चलता रहेगा। आप लोग अपनी क्वेरीज हमको CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर भेजते रहिए और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ओमकेश्वर सिंह साहब उनको बहुत अच्छी तरीके से फ़िलहाल जवाब दें। मैं मान के चलता हूँ प्रतीक पाटिल जी, आपको अपना फ़ंड का नाम तो मिल ही गया होगा और एक बहुत बढ़िया आपको एडवाइजरी दी है ओमकेश्वर जी ने कि किस तरीके से फ़ंड को चूज़ करना चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। ओमकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आप शानदार जवाब देते हैं और हमारे दर्शक आप हमें अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। फिलहाल मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं। आप CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए एक से एक बढ़िया खबरों के लिए। धन्यवाद।